29 मई दिन रविवार सभी सुनने वालों को वात्सल्य राय का नमस्कार। नेपाल में उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद लापता हुआ एक प्लेन। तारा एयर के इस विमान में 22 यात्री सवार थे। उनमें से 3 चालक दल के सदस्य थे। उनमें से 4 भारतीय और 2 जर्मन नागरिक है। यूक्रेन के लुहांस्क में जोरदार संघर्ष, गवर्नर का दावा, रूस की सेना को पीछे धकेला। Ситуация в Северодонецке. The situation in Severodonetsk. और बुकर पुरस्कार जीतने वाली हिंदी की पहली लेखिका गीतांजलि श्री से खास बातचीत। इसमें हर कारण है कि मैं खुश हूँ। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि इससे दुनिया को जो समझनी चाहिए वो ये है कि एक हिंदी का साहित्यिक संसार है। बीबीसी समाचार। नेपाल में आज सुबह पोखरा से जोमसोम के लिए उड़ान भरने वाले एक यात्री विमान का एयर कंट्रोल सिस्टम से संपर्क टूट गया। ये ट्विन इंजन वाला विमान तारा एयर फ्लाइंग का है। इसमें 4 भारतीयों समेत कुल 22 लोग सवार हैं। विमान के बारे में अभी जानकारी नहीं हो सकी है। जोम्स एयरपोर्ट के कर्मचारी पुष्कल राज शर्मा ने बीबीसी को बताया है कि विमान की तलाश के लिए धौलागिरी इलाके में हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण विमान को खोजने में मुश्किल हो रही है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में स्थित लुहांस्क प्रांत में जोरदार संघर्ष जारी है। रूस की सेना सेवरोदेनेस्क शहर को कब्जे में लेने की कोशिश में है। लुहांस्क के गवर्नर सरही हैदाई ने बताया है कि रात भर जारी रहे संघर्ष के दौरान 2 आम नागरिकों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि रूस की सेना शहर के बाहर एक अहम रोड पर कब्जा हासिल करने की कोशिश में है। यूक्रेन के सैनिकों ने इसे पीछे धकेल दिया है। इसके पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि डोनबास क्षेत्र में स्थिति मुश्किल बनी हुई है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस की सेना इस इलाके में कुछ नतीजा हासिल करने की कोशिश कर रही है। रूस ने एक वीडियो फुटेज जारी किया है। रूस के मुताबिक इसमें उनका एक हेलीकॉप्टर यूक्रेन के टैंक और सैन्य पोस्ट को ध्वस्त कर रहा है। यरूशलेम में हजारों की संख्या में यहूदी मुसलमानों के इलाके में सालाना परेड के लिए जुटे हैं। इससे शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। साल 1967 के अरब इसराइल युद्ध के दौरान पूर्वी यरूशलेम पर कब्जे की याद में ये परेड निकाली जाती है। ये परेड ऐसे दौर में निकाली जा रही है जब कुछ वक्त पहले इसराइल और फ़लस्तीन के लड़ाकों के बीच भीषण संघर्ष हुआ था। इस दौरान छापेमार कार्रवाई, गोलीबारी और चाकू हमले हुए थे। इसमें एक प्रमुख पत्रकार की भी मौत हो गई थी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि दूसरे देशों को प्रशांत क्षेत्र में उनके दौरे से नर्वस नहीं होना चाहिए। वांग यी अभी फिजी में है। वो 8 देशों की यात्रा पर हैं। इससे प्रशांत क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उनके दौरे पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की खास नज़र है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 साल बाद रेल सेवा बहाल हो गई है। कोविड महामारी की वजह से रेल सेवा बंद थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से आज सुबह बांग्लादेश के खुलना के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के लिए मैत्री एक्सप्रेस भी शुरू हो गई है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से दोनों क्षेत्रों के बीच कोई रेल संपर्क नहीं था, लेकिन साल 2008 में रेल संपर्क बहाल हुआ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत की खबर है। रिपोर्टों के मुताबिक पंजाब के मानसा में उन पर गोलियां चलाई गईं। पुलिस ने उनकी मौत की पुष्टि की है। पंजाब सरकार ने कल 424 धार्मिक, राजनीतिक पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा वापस ले ली थी या कम कर दी थी। इसमें मूसेवाला भी शामिल थे। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरल पहुंच गया है। केरल में मानसून अनुमान से 3 दिन पहले पहुंचा है। भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जैनामणि ने बताया है कि अगले 5 दिन तक दिल्ली और भारत के उत्तर पूर्व मध्य इलाकों में हीट वेव से राहत रहेगी। ये थे 7:30 बजे तक के प्रमुख समाचार। बीबीसी हिंदी के डिजिटल बुलेटिन दिन भर के साथ फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़े सभी श्रोताओं का अभिवादन।
पाकिस्तान में अभी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सत्ताधारी गठबंधन पर बरस रहे हैं और सरकार चला रहे गठजोड़ में शामिल मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज हर वार पर पलटवार कर रही हैं। भीषण गर्मी से तपते भारत में भी मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। मानसून ने आज केरल के तट पर दस्तक दे दी है। आईपीएल फाइनल की वजह से आज नज़र अहमदाबाद के मौसम पर भी है। इस सब के बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की, जहां खराब मौसम की वजह से आज सुबह से लापता हुए एक विमान को तलाश किए जाने के अभियान पर असर हुआ है। तारा एयर फ्लाइंग का ये विमान पोखरा से जोमसोम जा रहा था। इसने सुबह 9:55 पर उड़ान भरी और 10:11 पर इसका एयर कंट्रोल से संपर्क टूट गया। इस विमान में चालक दल के सदस्यों समेत कुल 22 लोग सवार हैं। इनमें 4 भारतीय भी हैं। अब से कुछ देर पहले नेपाली सेवा के साथी केशव कोइराला ने हमें ताज़ा अपडेट भेजा है, सुनिए। आज सुबह तारा एयर की एक विमान पोखरा से जोमसोम के लिए रवाना हुई थी, लेकिन उड़ान शुरू करने के कुछ मिनट ही बाद वह संपर्क विहीन हुआ और उसके बाद अधिकारियों ने उसकी खोजी शुरू कर दी। लेकिन खराब मौसम की वजह से खोज तलाश भी प्रभावित हुआ। अभी तक वह विमान कहाँ है और किस स्थिति में है उसकी पुष्टि नहीं हुई है, वो पता भी नहीं चला है। लेकिन नेपाल आर्मी के अनुसार कुछ स्थानीय वासियों ने एक हिमालयी क्षेत्र में कुछ चीज़ जलने की सूचना दी है। इसके बाद आर्मी का कहना है कि वहाँ तक आर्मी का टीम और उद्धार कर्मियों का टीम भी नहीं पहुँच पाया है, इसलिए आर्मी ने वह विमान है या नहीं है इसकी पुष्टि नहीं की है। तारा एयर की इस विमान में 22 यात्री सवार थे। उनमें से 3 चालक दल के सदस्य थे, बाकी यात्रियों थे। उनमें से 4 भारतीय और 2 जर्मन नागरिक है। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और नेपाल आर्मी के साथ साथ और अधिकारियों का कहना है कि खराब मौसम की वजह से खोज तलाश और उद्धार कार्य नहीं हो पाया है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का अनुसार आज सुबह उन्होंने एक लड़खड़ाती विमान सामान्यतया से बहुत नीचे अपने गांव के ऊपर देखा था। उस समय वहां बारिश हो रही थी और पूरा गांव बादल से ढका हुआ था। कुछ देर बाद वह विमान ऊपर चली गई और गांव वालों का कहना है कि वह तारा एयर की वही मिसिंग विमान हो सकती है। एक खोज तलाश के दौरान अधिकारियों के अनुसार उस विमान का पायलट का मोबाइल फ़ोन पे घंटी बज जा रही थी, इसलिए उन्होंने वो मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने की प्रयास भी किया। लेकिन जब वो हेलीकॉप्टर लेकर उस स्थान पे पहुँचे तो वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया और वो लौट गए। फ्लाइट रेडार 24 के मुताबिक यह प्लेन 1979 अप्रैल में पहली बार उड़ी थी। उस हिसाब से यह 43 वर्ष पुरानी प्लेन है। प्रसिद्ध तीर्थस्थल मुक्तिनाथ जाने वाले नेपाली और भारतीय तीर्थयात्रियों जोमसोम तक विमान से जाते हैं और वहां से मुक्तिनाथ की दूरी तकरीबन 25 किलोमीटर है। जानकारी दे रहे थे केशव कोइराला। इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए आप bbchindi.com पर आ सकते हैं। कई श्रोता इस खबर पर टिप्पणी कर रहे हैं, मदन लाल लंबोरिया, दिनेश कुमार पांडे और कई श्रोताओं के मैं नाम देख रहा हूं। और अब बात यूक्रेन रूस युद्ध की शुरुआत को 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है। एक तरफ फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आग्रह किया है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से सीधी बात करें। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया है कि लुहांस्क प्रांत में कड़ा संघर्ष जारी है। अधिकारियों ने दावा किया है कि तमाम कोशिश के बाद भी रूस की सेना को मनचाही कामयाबी नहीं मिल पा रही है। पूरी रिपोर्ट सुनिए मानसी दास से। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक देश के पूर्वी हिस्से में स्थित लुहांस्क प्रांत में जोरदार संघर्ष जारी है। रूस की सेना सेवेरोदोनेत्स्क शहर को कब्जे में लेने की कोशिश में है। लुहांस्क के गवर्नर सरही हैदाई ने बताया है कि रात भर जारी रहे संघर्ष के दौरान 2 आम नागरिकों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि रूस की सेना शहर के बाहर एक अहम रोड पर कब्जा हासिल करने की कोशिश में है, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के सैनिकों को पीछे धकेल दिया है।
सेवेरोडोनेत्स्क का प्रशासन संभालने वाले रोमन वलासेंको ने ताजा स्थिति की जानकारी दी। Ситуация в Северодонецке. रोमन बता रहे थे कि शहर में हालात स्थिर लेकिन जटिल बने हुए हैं। दुश्मन सेना शहर में दाखिल होने की लगातार कोशिश कर रही है। रूस की पैदल सेना और हवाई हमले ज्यादा कामयाब नहीं रहे हैं। ये शहर अब भी यूक्रेन की सेना के नियंत्रण में है। हम बता सकते हैं कि बीते 2 दिनों से फ्रंट लाइन पर स्थिति नहीं बदली है। रूस की सेना को लुहांस्क क्षेत्र में कामयाबी नहीं मिली है। Successes in the Luhansk region. वहीं यूक्रेन की सत्ताधारी सर्वेंट ऑफ द पीपल की सांसद लीसा यास्को ने बताया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रणनीतिक कारणों से हर हाल में इस शहर को हासिल करना चाहते हैं। So far, Severodonetsk for Putin became like one of the places that he. लीसा बता रही थी कि सेवेरोडोनेत्स्क एक ऐसा शहर है जिसे पुतिन हासिल करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये वो जगह है जो पूरे डोनबास क्षेत्र में उनकी सेना को मजबूती दे सकती है। अभी हम जो हालात देख रहे हैं वो ये हैं कि भले ही जंग कितनी भी भीषण हो रही हो, लेकिन रूस अब तक इस शहर पर कब्जा नहीं कर सका है। लेकिन हम हर दिन पीड़ितों के बारे में सुन रहे हैं। मानवीय तौर पर हालात लगातार बदतर हो रहे हैं और ये मेरे लिए दुख और दर्द की बात है। And unfortunately, the situation becomes. इसके पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि डोनबास क्षेत्र में स्थिति मुश्किल बनी हुई है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस की सेना की कोशिश है कि वो इस इलाके में अपने लिए कुछ नतीजे हासिल कर ले। उधर रूस ने एक वीडियो फुटेज जारी किया है। रूस के मुताबिक इसमें उनका एक हेलीकॉप्टर यूक्रेन के टैंक और सैन्य पोस्ट को ध्वस्त कर रहा है। रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास। कई श्रोता इस खबर पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। तौहीद अहमद लिखते हैं जेलेंस्की की जिद ने यूक्रेन को बर्बाद ही कर दिया। रघुवर कुमार सोनी लिखते हैं कि रूस के राष्ट्रपति का ये तानाशाही रवैया अस्वीकार है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। गंगा सिंह रावत लिखते हैं लुहांस्क में रूसी सैनिकों को मुंह की खानी पड़ रही है। यूक्रेन के सैनिकों की बहादुरी को सलाम। बुकर पुरस्कार जीतने वाली हिंदी की लेखिका गीता श्री से खास बातचीत सुनाएंगे आगे, लेकिन पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और सत्ताधारी मुस्लिम लीग नवाज गुट की उपाध्यक्ष मरियम नवाज के बीच तीखी नोकझोंक सुर्खियों में जगह बना रही है। पाकिस्तान के उर्दू अखबारों ने इसे किस तरह कवर किया है, इसे संकलित किया है बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद ने, और उनकी रिपोर्ट सुना रहे हैं नवीन नेगी। पाकिस्तान में सत्तारूढ़ मुस्लिम लीग नवाज गुट की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने कहा है कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लगता है कि इस्लामाबाद तक की लॉन्ग मार्च जिहाद है तो उन्हें लंदन में रह रहे अपने बेटों को भी बुला लेना चाहिए। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया था और उसके बाद से हर साल पाकिस्तान में 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है। अखबार डॉन के अनुसार शनिवार को बहावलपुर में यौम तकबीर के अवसर पर एक रैली को संबोधित करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि अगर इस लॉन्ग मार्च को जिहाद का नाम देते हैं तो जिहाद तो हर मुसलमान का फर्ज है। फिर अपने बेटों कासिम और सुलेमान को लंदन में क्यों बिठाया हुआ है? तुम्हारे बच्चे लंदन में और कौम के बच्चे सड़कों पर लू की थपेड़े खाने के लिए हैं। उन्होंने इमरान खान पर हमला करते हुए कहा कि सबसे पहले अपने बच्चों से कहें वो ब्रितानी पासपोर्ट को आग लगाकर आएं और आज़ाद मार्च लीड करें। मरियम नवाज ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर भी निशाना साधा। मरियम का कहना था कि अब अदालतों का यह काम रह गया है कि जहां इमरान खान नाकाम हो जाएं वो उनकी मदद के लिए आएं। उनका कहना था कि इमरान खान जो इंकलाब सुप्रीम कोर्ट के जरिए लाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की जनता उसको भी नाकाम बना देगी। मरियम नवाज ने कहा कि वो बहुत विनम्रता से कहना चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट इससे दूर रहे। इमरान खान ने कहा है कि अगर वो इस्लामाबाद मार्च के अपने फैसले पर अड़े रहते तो हिंसा होने की आशंका थी। अखबार एक्सप्रेस के अनुसार शनिवार को पेशावर में संवाददाता सम्मेलन के दौरान इमरान खान ने कहा कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से कोई डील करके आज़ादी मार्च खत्म करने का फैसला नहीं किया था। पाकिस्तान में सेना को आमतौर पर एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर उस शाम इस्लामाबाद में धरने पर बैठ जाता तो खून खराबा होता। आज़ादी मार्च खत्म करके वापस जाने को हमारी कमजोरी न समझी जाए। 126 दिन का धरना दे चुका हूं, लेकिन मुझे मुल्क और कौम की फिक्र थी। उन्होंने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर संसद को भंग करके चुनाव की तारीख तय कर दी जाती है तो फिर आगे हर चीज़ पर बात हो सकती है।
इस बीच सरकार ने फसाद फैलाने वाले किसी भी जलसे या जुलूस पर इस्लामाबाद में मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला किया है। अखबार दुनिया के अनुसार शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री राना सनाउल्लाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च और देश भर में कानून व्यवस्था का जायजा लिया गया। अखबार के अनुसार गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बैठक खत्म होने के बाद एक बयान जारी कर कहा कि इस्लामाबाद प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वो फसादी मार्च को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। बयान के अनुसार गृह मंत्री ने कहा कि फसादी जत्थे और असामाजिक तत्वों के हाथों देश को बंधक बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी फसादी जुलूस या लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार और इमरान खान के बीच चल रहे वाक युद्ध में शनिवार को एक नया मोड़ आया, जब पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज नाम के एक बड़े व्यापारी के बीच कथित बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया। कथित ऑडियो में मलिक रियाज जरदारी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान उनसे बार बार कह रहे हैं कि वो आपसे सुलह सफाई करवा दें। ऑडियो में आसिफ अली जरदारी कथित तौर पर कहते हैं कि अब यह असंभव है। इस पर मलिक रियाज कहते हैं कि वो केवल जरदारी को यह खबर पहुंचाना चाहते थे। इमरान खान की पार्टी ने इस स्टोरी को खारिज कर दिया है। कथित ऑडियो टेप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहबाज गिल ने कहा कि एक व्यापारी और इमरान खान के सियासी विरोधी आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन बातचीत में इमरान खान के बारे में जो बातें कही गई हैं उनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। उर्दू अखबारों की समीक्षा सुना रहे थे नवीन नेगी, हमारे एक श्रोता हैं श्याम बाबू पवार। उनकी एक शिकायत है, आपको 3 या 4 श्रोताओं के ही नाम याद हैं, जैसे मदन लाल लंबोरिया, हीरालाल राय, परिवर्तनवादी, कुलदीप जाखड़, बस यही बीबीसी की दुनिया है? जी नहीं श्याम बाबू पवार, पूरी दुनिया हमारी बड़ी है और जो लोग कमेंट करते हैं कोशिश रहती है उनका नाम पढ़ें। धीरज पाखरे, जयवीर सिंह परिवर्तनवादी, रामचंद्र कुमावत, कुलदीप सिंह जाखड़, हीरालाल रॉय, ये लोग काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं। आपने भी किया, आपकी टिप्पणी को भी हमने पढ़ा। अब बात करते हैं कि हिंदी की चर्चित लेखिका गीता श्री ने अपने उपन्यास रेत समाधि के जरिए इतिहास रच दिया है। उनके उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद टूम्ब ऑफ सैंड को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार मिला है। यह अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। गीतांजलि हिंदी की पहली लेखिका हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। पुरस्कार मिलने के बाद बीबीसी संवाददाता गगन सभरवाल ने लंदन में उनसे बात की। सुनिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे ये पहचान मिली। बुकर बहुत बड़ा पुरस्कार है और इसके मार्फत जिस तरह की पहचान मिलती है उससे आप और आपके कृतियाँ एक बहुत विस्तृत दुनिया में जाने लगते हैं। तो जाहिर है कि इसमें हर कारण है कि मैं खुश हूँ। हिंदी की ये पहली किताब है जो बुकर की लिस्ट में आ गई, ये भी मेरे लिए गौरव की बात है। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि इससे दुनिया को जो समझनी चाहिए वो ये है कि एक हिंदी का साहित्यिक संसार है, उसको अभी जाकर ढूंढने और उसकी उपलब्धियों का आनंद लेने की ज़रूरत है और मौका है। और मैं उम्मीद करती हूँ वो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और हिंदी ही नहीं बाकी भारतीय भाषाओं और दक्षिण एशिया की भी भाषाओं का जो साहित्य है उसको और खोजेंगे और बाहर निकालेंगे, दुनिया के आगे लाएंगे। गीतांजलि जी, आपकी इस किताब का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? मैं इस किताब का इंस्पिरेशन आपको बस यही बताऊंगी कि जीवन है। जीवन जिस तरह से अलग अलग दिशाओं में बढ़ता है, कोई सीधे रास्ते नहीं चलता है, उसी से मुझको असल प्रेरणा मिली। रोज़मर्रा का जो हम जीवन जीते हैं वो साधारण लगता है। हम सबकी एक साधारण पहचान भी होती है। हम अपनी कोई एक सीधी सादी नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए सुबह से शाम जा रहे हैं, हम घर में अम्मा हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी कुछ साधारण एक भूमिका होती है। लेकिन हम सब के भीतर, हर एक इंसान के भीतर बहुत से इंसान एक साथ होते हैं। हम सब के साथ बहुत कुछ असाधारण भी घटा होता है हमारे इतिहास में, हमारे निजी इतिहास में, या उससे विस्तृत जो हमारे समाज का, हमारे देश का इतिहास है, उस सब के भी हम बच्चे हैं। तो इन सब जगहों से हम बने और गढ़े गए हैं और इसीलिए साधारण में ही असाधारण किस्से आ जाते हैं और इसी तरह से कहानी और जीवन सीधे भी जाते हैं, बाएं दाएं
ऊपर नीचे जाते हुए आगे बढ़ते हैं, और उसी तरह से ये पुस्तक तैयार हुई है। आपकी जो जर्नी है एज अ राइटर कैसी रही है? उसमें कोई चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा, उसके बारे में बताइए। मैं कहती हूँ कि लेखक के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसके भीतर से आती है, बाहर से नहीं। कि बाहर उसको कोसा जा रहा है या उसको सराहा जा रहा है, वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत खुशी या थोड़ा बहुत गम दे दें, लेकिन असल चुनौती उसके भीतर होती है। उसको अपने आप को एक तरह से पास करना होता है कि हाँ, तुमने कोशिश की, तुम इस काबिल हुए, असफल हुए कि सफल हुए, उसको अपने आप को बताना होता है। तो मेरी जो चुनौतियाँ थी वो मेरे भीतर से ही आई, और इसीलिए मैं बहुत ही आज़ाद किस्म की लेखक अपने को मानती हूँ कि मैं लिखती हूँ जिस तरह से मेरी अपनी चाह और कोशिश होती है लिखने की, मैं उस दिशा पे चलती हूँ। इस जोखिम को उठाने को तैयार हूँ कि शायद ये कृति बिल्कुल असफल मान ली जाए या शायद ना मानी जाए। आपने डेजी जी को क्यों चुना आपकी बुक के ट्रांसलेशन के लिए, और उनके साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सितारों का मिलन ऐसा हुआ कि डेजी जो है वो अपने आप यहाँ पहुँच गई, मैंने नहीं उनको चुना, बस मेरी किस्मत अच्छी थी। अरुणव सिन्हा एक हैं जिनको डेजी कहती हैं कि वो मैच मेकर हैं, तो वो बहुत जाने माने नाम हैं, और उन्हें ये सूझी और ये संभावनाएं दिखी कि मेरे जो अंग्रेज़ी पब्लिशर हैं टिल्टेड एक्सेस, वहाँ वालों को और डेजी रॉकवेल को और मुझको, तीनों को मिलाएं और हम लोग आपस में ये देखें कि हम कौन सा, हमारा तालमेल कैसा बैठता है। और इस कृति को, उन्हें ये पता चला था कि मेरा एक नया उपन्यास आया है, तो उन्हें ये संभावना दिखी कि अगर यहाँ बात बनती है तो इस उपन्यास को आगे ले जाया जा सकता है। और डेजी ने उसमें दिलचस्पी दिखाई। डेजी ने जो काम शुरू किया है उससे मुझको तसल्ली हुई कि ये समझती हैं और ये ज़रूर इसके संग कुछ करेंगी अच्छा। गीतांजलि श्री से बात कर रही थी गगन सवरवाल। कई हमारे श्रोता हैं जो गीतांजलि श्री को बधाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र मौर्य, हरे राम सिंह और कई और दूसरे श्रोता भी बधाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया के कई यूज़र ट्रोल को लेकर शिकायत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार वस्तुल्ला खान भी इस बार इसी बारे में बात कर रहे हैं, सुनिए। मेरी पीढ़ी जब जवान थी और सामने वाले की कोई बात अगर बुरी लग जाती थी तो गुस्से में मुंह से एक जुमला ज़रूर निकलता था, चुप, एकदम चुप। अब यही बात कहने के लिए सोशल मीडिया ईजाद हो गया है, चुप, एकदम चुप, वरना तेरी फलां की। आज आपको ये बात कहने के लिए ना अपनी शक्ल दिखाने की आवश्यकता है, ना ही नाम बताने की। बस फेसबुक या ट्विटर पे किसी भी नाम से एक अकाउंट बना लें और ऊपर से नीचे तक हर किसी को बकवास बंद कर चुप, एकदम चुप कहते थे। इससे भी तसल्ली नहीं हो रही तो अगले की माँ बहन तो हाजिर हैं गाली देने के लिए। जब 1, 2, 3, 4 लोग इस तरह से डिजिटल बकवास करते हैं तो बदतमीज़ और गंवार कहलाते हैं। अगर ऐसे ही 4000 बदतमीज़ एक साथ गाली दें तो ट्रोलर कहलाते हैं। अगर हिंदी में कहें कि ये सब मिलके मुझे या हमें खौफजदा कर रहे हैं तो हम में से अक्सर ऐसे लोगों की तरफ उंगलियां उठाएंगे। अगर यही लोग किसी बाजार में किसी महिला के पीछे चलते चलते उसे अश्लीलता का निशाना बनाए तो ज़्यादा इम्कान है कि महिला उन्हें पलट के कहीं जूता मार दे, या फिर राह चलते लोग इस महिला को खौफजदा करने वाले की तबीयत साफ कर दें। लेकिन अगर यही बदतमीज़, उजड़, पढ़े लिखे जाहिल अपने कमरे में बैठ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसी को नंगी नंगी गालियां भी दें तो उन पे शायद ही कोई उंगली उठाए। उल्टा ये सुनने को मिलता है कि भाई ट्रोलिंग तो आजकल हर कोई कर रहा है, ऐसों के मुंह लगने से क्या फ़ायदा, किस किस का गिरेबान पकड़ेंगे, किस किस का असली नाम मालूम करते फिरेंगे। अंग्रेज़ी भाषा में एक खूबी ये भी है कि गालियाँ भी भली लगती हैं और जलील से जलील काम करने वाले के लिए भी
कोई ना कोई ऐसी शब्दावली मौजूद है कि उसके जरिए गंदगी से उठने वाली बू को भी महकाया जा सकता है। मसलन अगर मैं सोशल मीडिया पे गालम गलोच करने या भय फैलाने वालों को डिजिटल गुंडा कहूँ तो शायद कई माथों पे बल पड़ जाए, लेकिन अगर मैं इसी डिजिटल गुंडे को बस ट्रोलर कह के आगे बढ़ जाऊं तो ना सिर्फ इस डिजिटल गुंडे का अपराध नहीं लगेगा, बल्कि उसको सिर्फ ट्रोलर कहने से शायद मुझे भी सर्टिफिकेट मिल जाए कि भाई आप बहुत कूल हो, आप भी जानते हो कि आजकल क्या चल रहा है, वेरी गुड। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि फला जगह बमबारी से 100 आम लोगों की मौत हो गई तो हम में से बहुत सौ को ये सुन के दुख हो सकता है या ये वारदात करने वालों पे गुस्सा भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक गांव पे बम गिरने से कोलेटरल डैमेज हुआ है तो इस शब्दावली के पीछे ना सिर्फ बमबारी करने वाले का गुनाह छुप सकता है, बल्कि मलबे के नीचे दब के मरने वाले बच्चे बूढ़े जवान भी हमें नजर नहीं आएंगे। अगर आप सीधा सीधा कहें लड़ाकू विमान तो सबके कान खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं लड़ाकू विमान को स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म कह दूं तो शायद ही आप में से कोई इस पे ध्यान दे। कहने का मकसद यह है कि इन दिनों लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार तलवार, भाला या तोप नहीं, बल्कि बुराई को अच्छा महसूस कराने वाली और अपराध को एक मामूली वाकया बना के पेश करने वाली शब्दावली है। जो इसको इस्तेमाल करने का जितना माहिर है वो उतना ही कूल है। आप सख्त गर्मी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कह के देखें, यकीन माने आपको गर्मी कम लगना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ट्रोलिंग भी कूल है, इतनी कूल कि अब वो सच्चाई को भी बर्फ की तरह जमा सकती है। परंतु 21वीं शताब्दी की इस कमीनी शब्दावली के साथ आपका स्वागत है। ये थे वस्तुल्लाह खां। कई श्रोता वस्तुल्लाह खान साहब की डायरी की तारीफ कर रहे हैं। श्रीकांत, वीरेंद्र शर्मा, प्रहलाद और भी कई श्रोता तारीफ कर रहे हैं। और अब बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच है। दोनों ही टीमों ने टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया है। अगर हम टॉस की बात करें तो राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। पहली बार आईपीएल खेल रही गुजरात की टीम ने इस साल राजस्थान को 2 बार मात दी है, लेकिन फाइनल में दोनों ही टीमें जीत का दम भर रही है। हमारे साथी सागर पटेल अहमदाबाद में है, लेकिन उनसे फ़ोन संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन पूरे टूर्नामेंट पर नज़र रखने वाले हमारे साथी अभिजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं फाइनल में किसका पलड़ा भारी है। जी अभिजीत श्रीवास्तव, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है अभिजीत। सागर पटेल इस बीच में हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। सागर, कैसा जोश है वहाँ? दोनों टीमें जिनमें से एक 2008 में फाइनल जीती थी, दूसरी पहली बार खेल रही है और फाइनल में पहुंच गई है। जी बिल्कुल, गुजरात टाइटंस पहली बार खेल रही है आईपीएल में और पहली बार में ही फाइनल तक पहुंच गई है। और यहाँ पे माहौल की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो अहमदाबाद में बना है, बाहर भी अब दोपहर 2 बजे से लोग आना शुरू हो गए थे। अलग अलग राज्यों से लोग आए थे, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी टीम को समर्थन करने के लिए आप पहुंचे हैं। और यहाँ पे स्टेडियम का जो माहौल आपको बताया जाए तो रणवीर सिंह हो या AR रहमान हो और नीति मोहन, मोहित चौहान वगैरह के परफॉर्मेंस यहाँ पे सबसे पहले लोगों के लिए प्रस्तुत किए गए और पूरा स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा हुआ है। बाहर से लोग आप देखें तो अलग अलग टीम के झंडे बेचे जा रहे थे। बाहर पे दूर दूर तक 3-4 किलोमीटर तक लोग पैदल चल के आ रहे थे। यहाँ पे काफी लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक करवा के रखी थी, फिर भी काफी लोगों को टिकट नहीं मिल रही। और अभी भी मैं स्टेडियम के बाहर खड़ा हूँ तो यहाँ पे देख सकता हूँ कि जबरदस्त क्रेज है जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन किस टीम का पल्ला आपको भारी नजर आ रहा है? 2 बार टूर्नामेंट में 2 बार राजस्थान को हराया है गुजरात ने। हाँ जी क्वालिफायर में पर आरसीबी के सामने बटलर का जो
यही मैदान में जो प्रदर्शन रहा, जिन्होंने शतक लगाया, तो इस बार भी लोगों को लग रहा है वही उम्मीद है। इस समय हमारे पास अगर इतना ही है। अपडेट आपसे आगे लेंगे bbchindy.com पर। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।